अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की वीडियो लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे बेटे, हमने पहले जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, और आज जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म उसको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। मेरे बेटे, इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझ में अक्सर बच्चों को नहीं आता, लेकिन मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि आसान से आसान वर्डिंग के अंदर, अल्फाज के अंदर आपको समझाऊं। तो मेरे बेटे, कॉपी पेंसिल और रजिस्टर ले लें और नोट्स बनाने का आगाज करें। मेरे बेटे, अपने पास हेडिंग लगाएं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब मैंने आपको बादजा दफा बता दिया है अपनी वीडियोस के अंदर कि ऑप्टिक का मतलब हमेशा लाइट होगा, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऐसे आइसोमर होंगे जिनका केमिकल फार्मूला सेम होगा, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हुआ करेगा, मगर वो लाइट के साथ अपना बिहेवियर अलग अलग शो किया करेंगे। उनको क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मिसाल के तौर पर पहले डेफिनेशन पढ़ें। कंपाउंड हैविंग अ सेम मोलेक्युलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द बिहेवियर विद प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब पहले आपको बता दूं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। मेरे बेटे, मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूं कि हमारे पास जो व्हाइट लाइट आती है ये तमाम तर डायरेक्शन में बिखरी हुई होती है। अब लाइट जो होती है वो हमारे पास जब आती है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। अब जो लाइट होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अगर ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक कंपोनेंट उसके यूं होगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐसे है तो मैग्नेटिकल कंपोनेंट उसका इस तरह से होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर आप एक को देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को देख लेता हूं, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की दिशा, उसकी डायरेक्शन, उसकी समत जो है वो हर तरफ मौजूद होती है। क्लियर है? यानी कि वो हर तरफ अपने आप को बिखेर रही होती है, हर डायरेक्शन में मूव करती है। मगर अगर आप उसको पोलराइजल से गुजारें, ठीक है, या आप उसको मोनोक्रोमेटर, एक इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर से गुजारें, या आप उसको पोलराइज्ड लैंप से गुजार दें या फिल्टर से गुजार दें, या आप उसको नाइकोल प्रिज्म से गुजार दें, तो उसकी ये जो हर तरफ बिखरी हुई डायरेक्शन है ये मेरे बेटे एक डायरेक्शन में हो जाती है। यानी कि सब की समत, सब की डायरेक्शन एक हो जाती है। और जब इनकी डायरेक्शन या समत एक हो जाए उस वक्त इसको कहते हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब हमारे पास जो आइसोमर हुआ करेंगे वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो मूव किया करेंगे, बिखेरा करेंगे, टर्न किया करेंगे, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव किया करेंगे। अगर तो वो क्लॉकवाइज मूव करेंगे, मैंने पहले बताया उनको कहते हैं डेक्सो रोटेटरी, और इसी तरह से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया करेंगे उसको लीवो रोटेटरी कहा करेंगे। क्लियर हो गई यहां तक बातें? अब ये जो ऑप्टिकल आइसोमर है कि उसने क्लॉकवाइज मूव करना है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है या लाइट को मूव ही नहीं करना, वो डिपेंड करता है मेरे बेटे एक खास प्रॉपर्टी के ऊपर, और वो है मेरे बेटे उस मॉलिक्यूल की कायरलिटी। उसको क्या कहते हैं? कायरलिटी। या अगर ऑप्टिकल आइसोमर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी देख ले। अब वो जो आइसोमर जो लाइट को रोटेट किया करेंगे उनको ऑप्टिकल एक्टिव आइसोटोप बोला करेंगे, आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बोला करेंगे। और इस फिनोमिनन को, इस अमल को, इस मजहर को क्या कहेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी। मैंने डेफिनेशन लिख दिया, द कंपाउंड विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा लें, उसको टर्न कर लें,
या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसको क्या कहा करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। एंड दिस प्रॉपर्टी और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस अमल को, इस खसूसियत को या इस मजहर को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है, अपने पास नोट कर लें। अब ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए यानी कि लाइट को घुमाने के लिए उसके अंदर कायरल होना बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है। क्या होना, उस मॉलिक्यूल का कायरल। लफ्जों में गौर कीजिएगा, मैंने कहा उस मॉलिक्यूल का कायरल होना। अभी मैं एटम की भी बात करूंगा। उस मॉलिक्यूल का कायरल होना जरूरी है। अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, अगर मॉलिक्यूल कायरल नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। अब कायरल की क्या डेफिनेशन है मेरे बेटे? कायरल की डेफिनेशन है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने मिरर इमेज के ऊपर क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, कोई भी मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, उसके साथ एक एटम मेरा व्हाइट है, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक ब्लू है, यानी कि सेंटर एटम कार्बन हुआ या कोई भी एटम ले लें, उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इसको मैं उठा के, फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड मेरा शीशा है, मिरर है, अगर मैं इसके सामने ऐसे लेकर जाऊं, देखिए इसके सामने लेकर जा रहा हूं, तो बेटे आगे हुआ व्हाइट, ग्रीन मिरर के सामने आएगा, ब्लू ऊपर जाएगा और रेड नीचे हो जाएगा। या इसको छोड़े, मैं आपको कहता हूं आप मिरर हैं, आप इसको देख रहे हैं, आपके इस साइड पे व्हाइट हुआ, ऊपर ब्लू हुआ, इस साइड पे क्या हो गया, ग्रीन, और रेड किधर चला गया, पीछे। तो यूं ना हुआ कि ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होगा कि आपके पास ब्लू जो है वो ऊपर आएगा, ये ब्लू ऊपर होगा, यानी कि मिरर में कैसा नजर आएगा, ये आपको नजर आ रहा है ना ऐसे, तो मिरर में भी ऐसे नहीं नजर आएगा, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हुए। आप देखें, ये अगर मैं यूं रखूं, ये सामने मिरर है तो ये यूं ही होगा ना, व्हाइट के सामने व्हाइट, ग्रीन के सामने ग्रीन, ब्लू के सामने ब्लू। अगर मैं इस इमेज को उठाऊं, अब ये मैंने फिक्स कर लिया, ये इमेज फिक्स, ये इमेज फिक्स, इसको उठाकर अगर इसके ऊपर प्लेस करूं, इसके ऊपर प्लेस करूं, क्या व्हाइट के ऊपर व्हाइट आया? गौर करें, चले अभी भी नहीं आपको समझ आ रही तो मैं इसको नीचे लेकर आता हूं, ये ले, क्या व्हाइट के ऊपर व्हाइट आया? नहीं। क्या ग्रीन के ऊपर ग्रीन आया? नहीं। वेरी गुड। क्या ब्लैक के ऊपर ब्लैक आया? हाँ जी सर जी वो तो आ गया। ब्लू के ऊपर ब्लू आया? सर जी वो भी आ गया। क्या रेड के ऊपर रेड आया? नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये वाला इमेज अपने मिरर इमेज के ऊपर पूरा पूरा फिट नहीं होता, इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा बैठता नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के कायरल हुए। क्या हुए? कायरल मॉलिक्यूल हुए। पूरे मॉलिक्यूल की अभी बात कर रहा हूं, ये कायरल हुआ। तो डेफिनेशन क्या हुआ? अ मॉलिक्यूल दैट नॉन सुपर इम्पोजेबल, दैट हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल, जो अपने उसके जो है वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। किसके ऊपर? मिरर इमेज के ऊपर। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल था मेरा, इसका मिरर इमेज तो यही बनेगा ना शीशे में, ऐसे करके। जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा ऐसे करके, तो उसके ऊपर व्हाइट के ऊपर व्हाइट या ग्रीन के ऊपर ग्रीन नहीं आया, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हुआ। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी। इसको क्या कहेंगे? कायरलिटी कहेंगे। अब कायरलिटी जो लफ्ज है वो केयर से निकला हुआ है, यानी कि CHER या CHEIR बाज बुक में लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब मेरे बेटे होता है उल्ट या फिट ना होने वाला। क्लियर हो गया? अब ए कायरल का मतलब क्या हुआ? ए कायरल में ये होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि एक जो मॉलिक्यूल है वो अपने मिरर इमेज के ऊपर ठीक से बैठेगा नहीं, मगर
एक कायरल के अंदर क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने मिरर इमेज के ऊपर बिल्कुल ठीक ठाक बैठ जाता है, उसको एक कायरल मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्लियर होगी यहां तक बातें? इसकी डेफिनेशन लिखें, a molecule that have सुपर imposable mirror image, यानी कि एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर बैठ जाया करेगा, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, और वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा, लाइट को घुमाएगा नहीं, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, उसको कहेंगे ए कायरल मॉलिक्यूल। क्लियर होगी? अब चलते हैं मेरे बेटे, एक होता है एक कायरल एटम। अब देखें, मेरे अंदर मेरे बेटे अच्छी खुसूसियत भी होंगी, मेरे अंदर बुरी खुसूसियत भी होंगी। अब देखें, दोनों खुसूसियत को मिलाया जाए, अगर अच्छे वाली खुसूसियत ज्यादा होंगी तो मैं अच्छा इंसान हूं, अगर बुरे वाली खुसूसियत ज्यादा होंगी तो मैं बुरा इंसान हूं। अगर दोनों खुसूसियत बराबर होंगी तो मैं ना अच्छा हूं ना मैं बुरा हूं, मैं एक न्यूट्रल इंसान हूं। सिमिलरली एक कायरल मॉलिक्यूल डिफरेंट कायरल एटम से मिलकर बनता है। एक कायरल मॉलिक्यूल डिफरेंट कायरल एटम से मिलकर बनता है। अगर तो कायरल एटम अपने आप को एडजस्ट करें और ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो कायरल बने, तो फिर वो होता है कायरल मॉलिक्यूल। अगर वो कायरल ना बने तो उसको क्या कहेंगे मेरे बेटे? ए कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। अब कायरल एटम से मिलकर कायरल मॉलिक्यूल बनता है, और हर दफा कायरल एटम, फॉर एग्जांपल कई मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर कायरल एटम तो होते हैं, अभी बताता हूं कायरल एटम भी क्या होते हैं। कायरल एटम होते हैं लेकिन ओवरऑल वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं हुआ करते। याद रखिएगा, कायरल एटम के होने से कायरल मॉलिक्यूल नहीं भी बनता। अब सुने, मैं आपको बताता हूं कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कायरल एटम क्या होते हैं। मॉलिक्यूल तो बता दिया, एटम की बात है। कायरल एटम वो एटम होते हैं जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3। लिख लें अपने पास, हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि वो जो एटम होगा वो 4 डिफरेंट ग्रुप से मिलकर बना होना चाहिए। पहली कंडीशन कि वो क्या होना चाहिए मेरे बेटे? कि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हो। दूसरी, उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। तीसरी कंडीशन मेरे बेटे ये कहती है कि उसके अंदर जो डिफरेंट ग्रुप है, अगर लोन पेयर पाया जाए तो लोन पेयर को भी एक डिफरेंट ग्रुप के तौर पर कंसीडर करेंगे। क्लियर है? अगर आइसोटोप पाए जाएं तो हर आइसोटोप को डिफरेंट ग्रुप के तौर पर कंसीडर करेंगे। समझें, आसानी हो जाएगी अभी। फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया और ये आयोडीन हो गया। चारों एटम क्या हो गए? डिफरेंट। ठीक है, पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन देखें, इसके जब कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है मेरे बेटे? sp3। तो दूसरी कंडीशन इसकी पूरी होगी। लोन पेयर इसके अंदर होता नहीं है, आइसोटोप इसमें लगा नहीं हुआ, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो ये एक कायरल एटम हो गया। मिसाल के तौर पर अगर मैं चेंज कर देता हूं, ये कोई एटम है, कार्बन ही है, इसके साथ ये लगा हुआ है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप लगा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है, ये आपके पास ट्रीटियम है। तीनों हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, आइसोटोप है ना, और ये आपके पास लगा हुआ है फ्लोरीन। तो अब भी ये क्या कहलाएगा? ये मेरे बेटे कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लियर है? यानी कि ऐसा एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से मिलकर बना हो और जो हर ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए, और सेंट्रल एटम जो होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3 होनी चाहिए। क्लियर होगी कायरल की? तो कायरल एटम का होने से
कायरल मॉलिक्यूल नहीं बनता। कायरल एटम के होने से कायरल मॉलिक्यूल का बनना जरूरी नहीं है। कायरल कब बनेगा? जब मेरे बेटे उसके अंदर ओवरऑल मॉलिक्यूल कायरल बन जाए। बाज दफा ऐसा होता है कि एटम तो कायरल होता है लेकिन उसके अंदर सिमेट्री आ जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसी तरह से उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसी तरह से उसके अंदर जो है वो आप कह ले सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीन सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई एक भी सिमेट्री पाई जाए, मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ये कायरल है लेकिन इसके अंदर सिमेट्री कोई भी पाई जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या आपके पास जो है वो उसके अंदर रोटेशनल या कोई भी सिमेट्री पाई जाए, तो उस वक्त वो कायरल नहीं होगा, लाइट को रोटेट नहीं किया करेगा। क्लियर होगी यहां तक बातें? तो मैंने कहा अ कायरल एटम इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरल एटम की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी हो ये जरूरी नहीं है। कायरल एटम हो उसमें अगर कोई सिमेट्री पाई जाती है, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कोई भी सिमेट्री होगी तो वो मॉलिक्यूल ए कायरल होगा। अगर एक मॉलिक्यूल कायरल एटम रखता है और उसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती तो फिर वो क्या होगा मेरे बेटे? कायरल मॉलिक्यूल हुआ करेगा। अब चलिए आगे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि ये मैंने आपके पास जो मॉलिक्यूल बनाया है ना, जो मिरर इमेज बताया है, वो एक में मेरे पास कार्बन है, एक साइड पे लगा हुआ है फ्लोरीन, फिर लगा है क्लोरीन, फिर लगा हुआ है ब्रोमीन और साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन। क्लियर? अब देखिए ये जो मैंने लाइन सीधी खींच के इसके साथ थोड़ी थोड़ी जो है वो कोटिंग की है, इसको कहते हैं मिरर इमेज बनाने का तरीका। मिरर इमेज जब बनानी होती है एक सीधी लाइन लगा के साथ छोटी छोटी ऊपर लाइनें लगाते हैं जो ये बताती है कि ये मिरर इमेज बनेगा। और अगले का मैंने मिरर इमेज बना दिया। अब शीशे के अंदर क्या होगा? शीशे में जब इसको करीब लाएंगे एफ पास आ जाएगा, Cl ऊपर का ऊपर, Br नीचे का नीचे, H दूर था तो दूर का दूर। इसको मैं अगेन आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूं। मिसाल के तौर पर ये ऊपर वाला Cl है, ये सेंटर वाला कार्बन है, ये ब्रोमीन है, ये फ्लोरीन है और ये रेड वाला हाइड्रोजन है। जब शीशे के आगे रखेंगे तो क्लोरीन ब्लू का ब्लू ऊपर रह जाएगा, कार्बन ब्लैक सेंटर के अंदर रहेगा। ये वाला आपके पास क्या था मेरे बेटे? ब्रोमीन था, ब्रोमीन वहीं का वहीं रहा। ये वाला आपके पास क्या था? फ्लोरीन, ये यहां पर आ गया और ये हाइड्रोजन पीछे था तो हाइड्रोजन इस साइड पर आ जाएगा। सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने मेरे बेटे ये वाला मॉलिक्यूल बनाया था, इसका कुछ मिरर इमेज ऐसा क्रिएट होगा। क्लियर होगी? अब मेरे बेटे ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? हमेशा मिरर इमेज कहलाएंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब क्या ये लाइट को रोटेट करेगा या लाइट को रोटेट नहीं करेगा वो आपने बताना है, तो उसके लिए ऑप्टिकल एक्टिव होना जरूरी है। अब देखें कार्बन है, सारे बॉन्ड इसके सिग्मा हैं तो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। और एटम देखिए कार्बन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, चारों एटम डिफरेंट हैं। तो ये वाला जो सेंटर हुआ इसको कहते हैं ये कायरल सेंटर है और कायरल सेंटर के ऊपर स्टार लगाया जाता है, या स्टार नहीं कहना तो एस्ट्रिश कह लें, और वो भी स्टार ही एक्चुअल में होता है। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रखता है, या क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो उसको भी प्रिडिक्ट करने के तरीके हैं, मगर आपकी बुक में नहीं है तो मैं उसकी अभी बहस में नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल मैंने सपोज किया कि ये वाला मेरे पास डेक्सोरोटेटरी है। अगर ये डेक्सोरोटेटरी है तो इसका मिरर इमेज लीवोरोटेटरी होगा। अगर ये लीवोरोटेटरी है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? डेक्सोरोटेटरी होगा। क्लियर होगी यहां तक बातें? चलें, अब मैंने दरमियान में लाइन लगाई है, इसका मतलब है मैं अगली एग्जांपल शुरू करने लगा हूं। अब अगली एग्जांपल में क्या होता है कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर मैंने 2 F लिए हुए हैं। इसको जो है ना मैं थोड़ा सा आपके लिए
एक बार जो है वो अगेन इन्हीं मॉडल्स का इस्तेमाल करता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर एग्जाम्पल में अगर आप देखें ना मेरे बेटे, 2F सेम है। पहली बात है ये कायरल नहीं है, ये कायरल था, सारे ग्रुप डिफरेंट थे। ये वाला जो है वो आपके पास कायरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 फ्लोरीन सेम हो गए। ठीक है, तो अब मैंने उसकी एग्जांपल बनाई है कि ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें देखें मैंने 2 वाइट ले लिए है, यानी कि एक कार्बन एटम है, ये 2 वाइट वाले फ्लोरीन हो गए। ये ऊपर जो है वो आपके पास एक ब्रोमीन कर लें, एक हाइड्रोजन कर लें। इसको मैं मिरर में रख रहा हूं, ये मैंने मिरर लिया, मिरर के अंदर जो है वो मैंने इस मॉलिक्यूल को रखा। जब ये देखें मिरर में ऐसे आपको शो होगा ना, या ऐसे ही शो होगा ना मिरर में, तो मैंने देखें अगर ये मिरर है, ये मिरर है मेरा, मैंने इस मॉलिक्यूल को करीब लाया तो व्हाइट के सामने व्हाइट, ब्लू के सामने ब्लू, ऐसी है। अब इसको फिक्स कर लें कि व्हाइट आगे है और रेड वाला पीछे है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को पीछे लेकर जाऊं और यूं करके इसके ऊपर रखने की कोशिश करूं, तो आप गौर करेंगे व्हाइट के ऊपर अगेन क्या आ गया बेटे, आपके पास व्हाइट आ गया, और ब्लू के ऊपर ब्लू, और आपके पास ब्लैक के ऊपर ब्लैक मॉलिक्यूल जो है वो आ जाया करेगा। तो एक दूसरे के ऊपर ये एग्जैक्ट चढ़ाई कर जाया करेंगे, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर आकर फिक्स हो जाया करेंगे। उसके फिक्स होने की वजह से इसको कहते हैं ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है, यानी कि पूरा पूरा उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। तो जब ये पूरा पूरा बैठ जाता है, एक तो ये है कि ये एक कायरल है क्योंकि 2 ग्रुप जो हैं वो सेम अटैच है, और दूसरा अगर सेम अटैच हैं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, सुपर इम्पोजेबल, और ये क्या हुए एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये लाइट को रोटेट करेगा, ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल, सॉरी ये सुपर इम्पोजेबल है और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्लियर होगी यहां तक बातें? नेक्स्ट देखते हैं इनैंशियोमर। अब इनैंशियोमर क्या होता है, याद रखिएगा मेरे बेटे, इनैंशियोमर में हमेशा आप पेयर लेते हैं आइसोमर का। क्या लेते हैं? पेयर लेते हैं। अब देखें ये वाला आइसोमर इसके ऊपर रख सकते थे, इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ये है, ऐसी है, इसको इसके ऊपर रखते थे, क्या पूरा पूरा बैठता था? नहीं ना बैठता था। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हुए। इन दोनों के एक दूसरे का इनैंशियोमर कहेंगे, इन दोनों को एक दूसरे का इनैंशियोमर कहेंगे कि ये इसका इनैंशियोमर है और ये इसका इनैंशियोमर है। अब डेफिनेशन चेक करें, अ पेयर ऑफ आइसोमर, आइसोमर के कोई भी ऐसे पेयर whose मिरर इमेज आर, जिसके मिरर इमेज जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर फिक्स ना हो सके, उसको क्या कहते हैं मेरे बेटे? क्या कहते हैं? इनैंशियोमर। क्या कहते हैं मेरे बेटे? इनैंशियोमर कहते हैं। और इनैंशियोमर जो है वो भी वर्ड, एक वर्ड है इनैंशियन, उससे निकला हुआ है और उसका मतलब होता है अपोजिट, यानी कि एक दूसरे के ये बिल्कुल क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो ये इसके ऊपर पूरा नहीं बैठेगा, आपस में इन दोनों का है मिरर इमेज, है एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे और दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आके बैठते नहीं हैं, इसलिए ये आपस में क्या कहलाएंगे? इनैंशियोमर कहलाएंगे। और इनैंशियोमर जो होता है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, याद रखें इनैंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव है। ये डेक्सो है तो ये लीवो होगा, ये लीवो है तो ये डेक्सो होगा। अब चलते हैं मेरे बेटे, एक और टर्म है उसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर जो होता है उसमें 50% डेक्सो रोटेटरी होता है, 50% लीवो रोटेटरी, यानी कि 50% वो वाले मॉलिक्यूल होंगे जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 50% जो है वो वाले मॉलिक्यूल होंगे जो लाइट को एंटाई क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो क्लॉकवाइज के इफेक्ट को एंटाई क्लॉकवाइज वाला कैंसल कर देगा, ओवरऑल जो है वो लाइट की रोटेशन 0 होगी। तो रेसिमिक मिक्सचर आर क्या होंगे? कायरल या ए कायरल?
वेरी गुड। ये एक कायरल हुआ करेगा, ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या इंडिविजुअली तौर पर वो लाइट को रोटेट नहीं कर रहे, इंडिविजुअली कर रहे हैं। डेक्सो वाला भी कर रहा है, लीवो वाला भी कर रहा है, मगर डेक्सो वाले के इफेक्ट को लीवो का इफेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, कैंसल कर रहा है। इसमें एक कंडीशन याद रखिएगा कि रेजिमिक मिक्सचर बनाने के लिए उन कंपाउंड का सेम होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर ये है आपके पास डेक्सो रोटेटरी, ये आपके पास है लीवो रोटेटरी, तो 50% आप इसका लेंगे और 50% आप इसका लेंगे। दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं, दोनों जितना ये रोटेट करेगा ना क्लॉकवाइज, जितनी ताकत के साथ उतनी ताकत के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लेकिन अगर ये आप लेते हैं एक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड सपोज ये वाला 50% डाल देते हैं, तो वो कंपाउंड रेजिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ताकत रोटेट करने की कोई और है, इसकी रोटेट करने की ताकत कोई और है, तो दोनों का सेम होना जो है वो जरूरी है। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखी, रेजिमिक मिक्सचर है 50% डेक्सो, 50% रोटेटरी आइसोमर एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, और लाइट को ओवरऑल कोई रोटेट नहीं करेंगे। क्लियर होगी बातें? अब यही टर्म जो है ना, इनको इन एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। और एक टर्म और है डायास्टीरियोमर, वो भी हम इंशाल्लाह समझेंगे। अब देखिए ये कोई मॉलिक्यूल है, इसका जो है वो 4 कार्बन का रिंग है और 2 कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ, यानी कि मैं इसे कह लूं 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्लियर? अब ये 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन है, 1 और 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मिरर इमेज जरा देखते हैं, वो भी मैंने कुछ कोशिश की है आप लोगों को बना के दिखा दूं। ये है मेरे पास, ये साइक्लोब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये तो हाइड्रोजन लगे होंगे, ये भी हाइड्रोजन लगा होगा, ये व्हाइट वाला भी हाइड्रोजन है, ये व्हाइट वाला भी हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। ये ऊपर वाला मिथाइल मैंने येलो से शो कर दिया है और नीचे वाला मिथाइल ग्रुप जो है वो मैंने रेड से शो कर दिया है। इसको अगर मैं मिरर के आगे रखूं ऐसे करके, जैसे आपको नजर आ रहा है मिरर में ऐसे ही आता है। क्लियर? अब मैंने इसको अगर मिरर में यूं रखा है तो मिरर में ये कैसे नजर आएगा, मिरर में ये ऐसे नजर आएगा, येलो के सामने येलो, रेड के सामने रेड। और अगर मैं इसको उठाकर कोशिश करूं कि ये इमेज फिक्स है, इसके ऊपर बिठाने की कोशिश करूं, तो मेरे बेटे आप देख सकते हैं येलो के ऊपर येलो आना चाहिए था, मगर येलो के ऊपर व्हाइट आया है, और इधर वाले व्हाइट के ऊपर येलो आया है। रेड के ऊपर रेड आना चाहिए था, मगर रेड जो है वो व्हाइट के ऊपर आ गया। ऐसे ही रखा है ना, सिर्फ इमेज को ऐसे ही इसको ऊपर रखा है ना, तो इस वजह से मेरे बेटे ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। इस मॉलिक्यूल ने अगर भाग के अपनी खूबसूरती चेक करने के लिए शीशे में खड़ा हुआ तो ये इस तरह का नजर आएगा, और शीशे के ऊपर वाली तस्वीर जो आ रही है अगर उसके ऊपर इसको बिठाया जाए ये पूरा पूरा उतरता नहीं है। तो इसको कहते हैं मेरे बेटे ये एक दूसरे के मिरर इमेज हुए। और मिरर इमेज में क्या होता है, अगेन मैं बता दिया कि लाइनें लगा के लाजमी लिखिएगा, आपकी बुक वाले ने नहीं लगाई, ये लाइनें लगानी है, इसका मतलब मिरर है कि ये शाइन कर रहा है। तो यहां में देखिए इसको सेम वही है, ये वाला जो हिस्सा दूर था वो दूर ही रहेगा, वो पास नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये मैं मिरर के आगे लेके जाता हूं, आगे वाले तो मिरर के पास ही होंगे, ये दूर वाले दूर ही हैं। क्लियर? तो ये दूर वाला उसने जो है वो दूर ही रखा हुआ है। तो मेरे बेटे ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, मिरर इमेज हैं, और मिरर इमेज होने की वजह से ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनेंशियोमर होंगे। क्या होंगे मेरे बेटे? इनेंशियोमर होंगे। अगर आप इस इनेंशियोमर का 50% ले लें, इस इनेंशियोमर का 50% ले लें, और दोनों मिलके क्या बना देंगे, रेजिमिक मिक्सचर। अगर आप इसकी परसेंटेज 50 से ज्यादा करते हैं तो फिर तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्लियर?
अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये डेक्सो है तो ये क्या होगा मेरे बेटे आपके पास लीवो रोटेटरी होगा। एल जो है वो आप स्मॉल लगाते हैं और डी भी कोशिश किया करें स्मॉल ही लगाया करें। क्लियर बातें। अब देखिए नेक्स्ट मैंने एक और एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल के अंदर मेरे बेटे मैंने एक कंपाउंड लिया है 1 2 3 4 4 कार्बन है। इसको मैं यूं उठा के अगर इसके ऊपर रखूं क्या ये एक दूसरे के ऊपर फिक्स होता है? मिरर इमेज में नहीं ना होता। देखिए मिरर में रखा हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, OH के सामने OH, CHO ये चेन तो बैकबोन तो ऐसे रहेगी। इसका जो है वो OH पीछे है तो इधर भी PH पीछे चला गया। इसका OH इधर दूर है तो इधर मिरर में भी OH इसका दूर चला गया। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं फॉर एग्जांपल मैंने यूं उठाया तो यूं रखा तो CHO के ऊपर तो आ जाएगा, कार्बन पे कार्बन आ जाएगा, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन इस OH पे आएगा, ये वाला OH इस हाइड्रोजन पे आएगा। यानी कि ये नॉन सुपर इंपोजेबल है, एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा बैठ नहीं रहा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इनैनिशियोमर। और अगर ये अगर जो है वो डेक्सो रोटेटरी है तो ये क्या होगा मेरे बेटे? लीवो रोटेटरी होगा। और याद रखिएगा डेक्सो और लीवो रोटेटरी मैंने अगेन बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल से आप मेजर कर सकते हैं, वैसे अंदाजा भी लगा सकते हैं, मगर वो ऑलवेज कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। अब चलें इसी कंपाउंड का मैंने एक और सैंपल ले लिया जिसमें 2H मैंने इधर रखे और 2H इधर रखे। शीशे के आगे रखूंगा तो शीशे में पहले ये वाले OH आएंगे, ये दो वाले, और फिर आगे चलेगा। याद रखिएगा जो साइड शीशे की तरफ की जाती है पहले वो वाली साइड बनती है, फिर उससे दूर वाली साइड बनती है। इसको यूं देखें, आप जो है ना वो शीशे के आगे खड़े हो, दो हाथ अपने आगे फैला लें और जाके शीशे के साथ अपने हाथ को टच करें, तो पहले जो शीशे के अंदर आगे बढ़ी हुई चीज आएगी ना आपको शीशे वाली इमेज में, वो आपके हाथ होंगे। जो आगे वाले हैं वो शीशे में पहले आएंगे और जो पीछे वाला हिस्सा है वो शीशे में बाद आएगा। एक बार प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसको भी अंडरस्टैंड करने में समझ आए। अगर आप इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये तो चेन ऐसे आ जाएगी, लेकिन इस H के ऊपर OH आएगा, इस H के ऊपर भी OH आएगा, तो ये एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल हुए। यानी कि ये दो आपस में इनैनिशियोमर है, ये दो आपस में क्या है? इनैनिशियोमर है। मगर रुके, अगर मैं कहूं कि इसका कंपैरिजन इसके साथ करता हूं, फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूं ये ग्रुप कोई कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B है, ये कंपाउंड C है, ये कंपाउंड D है, तो मैं आपसे कहता हूं कि कंपाउंड A और C का आपस में क्या ताल्लुक है? तो गौर करें कि A और C में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, ये CH2O है, ये C है, OH इस साइड पे, OH इस साइड पे, H इस साइड पे, H इस साइड पे, लेकिन एक कार्बन के ऊपर H इस साइड पर है और इस कार्बन में OH इस साइड पर है। यानी कि एक कार्बन एटम के ऊपर इनैनिशियोमर नहीं है, ये और ये एक दूसरे के इनैनिशियोमर बिल्कुल भी नहीं है। मगर एक कार्बन सेंटर के ऊपर, मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाली जो कार्बन की पोजीशन है यहां पर कॉन्फ़िगरेशन तब्दील हो गई, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन तब्दील हो गई, तो इसको इसका डायास्टीरियोमर कहेंगे। ऐसे आप कह ले कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर एक कंपाउंड जो है वो दूसरे के ऊपर जो है वो ना तो उसका मिरर इमेज होगा, मगर एक किसी पॉइंट के ऊपर उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तब्दील होगी, उसको क्या कहेंगे? एक दूसरे का डायास्टीरियोमर कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बेटे? इसको एक दूसरे का डायास्टीरियोमर कहेंगे। और इसके अंदर एक से ज्यादा कायरल सेंटर मुमकिन है। जैसे कि इसके अंदर अगर कायरल सेंटर देखें, ये भी मैं आपको जो है वो फाइंड करके दे देता हूं, ग्रीन मार्कर अपना तलाश कर लूं, ये लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कायरल सेंटर निकालें, आप देखें एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन को देखें, एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे OH, एक साइड पे ये ग्रुप और एक साइड पर ये पूरा ग्रुप है। तो चारों कार्बन क्या है? कार्बन के साथ जो चार ग्रुप लगे हैं चारों के चारों क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो ये कार्बन हुई कायरल। अब इस कार्बन को जरा जो है वो इग्नोर कर दें,
और नीचे वाली कार्बन का सेंटर चेक करते हैं कि जी नीचे वाली कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप हैं कि नहीं है। चेक करें, इस कार्बन को एक साइड पे लगा हुआ है OH, एक साइड पे लगा हुआ है H, एक साइड पर ये पूरा ग्रुप कंसीडर करना है आपने, ये पूरा ग्रुप, और एक साइड पर ये पूरा ग्रुप। तो इसका मतलब है कि ये भी कायरल सेंटर होगा। तो इस मॉलिक्यूल में ऊपर वाला भी कार्बन कायरल है, नीचे वाला भी कायरल कार्बन है। और नीचे वाले अगर कायरल को देखना चाहिए, अब गौर करें उसका पहले स्ट्रक्चर क्या है, CH2, यानी कि H कितने लगे हुए हैं, CH2OH है ना, तो H कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं। तो दोनों H क्या हैं, सेम है। सेम होने की वजह से ये कंपाउंड या ये वाला जो कार्बन है वो ए कायरल कार्बन होगा, कायरल नहीं होगा। मेरे बेटे मैं साइड पर हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, लेकिन इमेजिनेशन करें, इमेजिन करें, ज्यादा तसव्वुर में लेकर आए, ख्यालात में लेकर आए, तो इंशाल्लाह ये चीजें समझ आ जाएंगी। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आपका अपना चैनल है, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू रिस्पॉन्ड यू। अगर जरूरत पेश आई, अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो उसके ऊपर एडिशनल लेक्चर भी करवाना पड़ा, इंशाल्लाह आई विल बी देयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। अल्लाह हाफिज।